अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आम इंतखाबात दूसरे अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं और अब कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। चारों सूबों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों समेत कौमी और सूबाई असम्बलियों की 859 जनरल नशस्तों पर 28,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। पाकिस्तानी सियासत के बड़े नाम नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी परवेज इलाही, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, गुलाम अहमद बिलोर, अख्तर मेंगल और सिराजुल हक भी इस इंतखाबी दंगल का हिस्सा हैं। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों के लिए 600 उम्मीदवार, कराची की 22 कौमी असम्बली के लिए 800 जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों के लिए 2000 उम्मीदवार, बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली के 51 नशस्तों के लिए 1600 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI जैसी बड़ी जमातों ने ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। PTI में इस मरतबा मुतादिद वकला को भी इंतखाबी उखाड़े में उतारने का फैसला किया है। ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक के हुक्मरानी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने यकीनी बनाया है कि किसी भी तरह के हीले बहाने को जवाज बनाए बगैर 8 फरवरी को इंतखाबात हों। इंतखाबात का अपने वक्त पर होना एक आईनी तकाजा है, तो तमाम फरीक़ैन को इंतखाबात लड़ने के यकसा मौक़े फराहम करना भी ऐन सियासी हक है। PTI पाकिस्तान की साबिक हुक्मरान जमात होने के साथ साथ मुल्क की बड़ी सियासी जमात भी है। इस जमात में शामिल ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करना कानूनी तकाजा है जो 9 मई के शर्मनाक वाक़यात में मुलव्विस हों। मगर क्या ऐसे उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए नामुनासिब रवैया इख्तियार करना, जिनका 9 मई के वाक़यात से कोई लेना देना नहीं, आइन और जमहूरी उसूलों के मुताबिक है? ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी कई सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात से महरूम किया गया, मगर आम इंतखाबात से चंद रोज पहले किसी बड़ी सियासी जमात के इंतखाबी निशान को क्या इस बिना पर कलअदम करार दिया गया कि उस पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे? 77 के अलावा क्या किसी इंतखाब में ऐसी नज़ीरें हैं कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी ही जमा ना करवाने दिए जाएं? ऐसे इक़दामात के होते हुए 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मुस्तक़बिल का मौर्रिख़ आखिर किन अल्फाज में याद करेगा, इस बारे में अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। इसी पर पैनल की राय जानेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तरफ बढ़ता पाकिस्तान, उनकी राय क्या है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी पर पहरा, बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान से महरूम, क्या इंतखाबात की शफाफियत को निशान ज़दा किया जा रहा है? हसन निसार साहब क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? ये जो होता रहा है अजीब सा सवाल है वैसे आपका, लेकिन आप चूंकि अभी उम्रा करके आई हैं तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ये आपने क्या कहा, निशान ज़दा किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये कारे खैर किसी न किसी शक्ल में मसलसल जारी है, कोई ताज़ा बात कख भी नहीं। साड़ी गल हो गई है ऐसे लेकर मोहतरमा कैसरा परवेज इलाही से कागजात छीनने की बदतमीजी, घटिया तरीन हरकत तक, इससे बड़ी गल क्या हो सकती है? और एक बात जो आपने की कि इलेक्शन इंट्रा पार्टी हो, क्या आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये उनके थूके हुए निवाले खाने वाले लोग हैं हम। यहाँ कोई देखो बात सुनो दयानतदारी से, पीपल्स पार्टी भुट्टोस फिनिश्ड, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनकी नकलें उतारते हैं, बिल्कुल क्लाउन्स हैं हम। अच्छा नवाज शरीफ माइनस केड़ी नून लीग, जिदा ना ही नून लीग है। अच्छा इसी तरह इमरान को निकाल दो, केड़ी PTI, कौन? वो मुफ्ती महमूद साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं, उनको और उनके बेटे को और संदीप वगैरह को निकाल दो, कहानी खत्म है। ये ढोंग हैं, ड्रामे हैं सारे के सारे, और ये यानी ये जबान ज़द-ए-आम है कि इनकी गल मुक चुकी है खुसूसन अवाम में। इसके बावजूद ये पहली बार नहीं हो रहा, शुगलन होता है। वो पता नहीं क्या नाम था, नज़ीर, जमात इस्लामी नज़ीर या पता नहीं क्या, नहीं हसन अब्बासी या पता नहीं समथिंग अब्बासी, भुट्टो साहब ने उसको उठवा लिया या उनके चमचों ने उठवा लिया। उस वक्त खालिद खरल वहाँ
डिप्टी कमिश्नर थे वहां, शो किया, उस बेचारे को पता नहीं 500 वोट भी ना मिलता, लेकिन नहीं, ये गधे धुलतियां झाड़ते रहते हैं, उनकी आदत होती है, वो इसलिए जुगाली करना फलाना, ये हर जानवर के अपने अपने कोई। हसन निसार साहब, खैर हम तो इंसानों के माशरे में रहते हैं, बार बार जमहूरियत की बात करते हैं, आप जब कहते हैं पहली बार नहीं हो रहा, यही शुगलन हो रहा है और होता आ रहा है पिछले इतने सालों से, इतनी दहाइयों से, तो सर फिर ये सियासी जमातें खुद जमहूरियत मांगती हैं और खुद जमहूरियत को यकीन नहीं रखती, तो फिर मैं ये कहूं कि इन सियासी जमातों के साथ वो कोई भी है, पीटीआई के साथ आज हो रहा है तो ठीक हो रहा है, वो यही करके यहां तक पहुंचे। मैंने कहा ये कल्चर है आपका, आपने बात की बारीकी पे गौर नहीं किया। तो कल्चर बदलना है ना इन सियासी जमातों में हसन साहब। नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज, आपने बहुत कीमती बात जाया कर दी। वो जान मोहम्मद अब्बासी या समथिंग, उनकी तो औकात हैसियत ही कोई नहीं थी जमहूरी, वो फरिश्ता सीरत होंगे, बहुत अच्छे होंगे, शुगलन उठा लिया, भुट्टो जलीलो खार हो गया, चाहे उस चक्कर में बाद में इल्जाम लग गया उस पे, उस बेचारे की भुट्टो के सामने क्या हैसियत और औकात थी। मैं और बात कर रहा हूं, आपके अंदर जो मैं कहता हूं ना डीएनए का कोई डिजाइन डिफेक्ट है, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, कोई 15-20 का 10-20 का 5-20 का मुकाबला भी होता तो को मारते झक, कुछ भी नहीं, पता नहीं जान मोहम्मद अब्बासी है, मतलब तो नाम नहीं याद आ रहा उसका, उस गरीब को उठवा लिया, खुद भी जलील हो गए। जमहूरियत, ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है इस मुल्क के साथ। और लॉलीपॉप क्या देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, 75 साल तुझे खा गए, 75 और खा जाओगे, कितनी नस्लें खानी है तुमने, ये तुम्हारा कप ऑफ टी नहीं है, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। अंग्रेज जो फेंक गया इनके आगे, और रेलवे खा गए, फलाना का जमहूरियत छोड़ गया, उसको भी खा गए, ठीक है, खत्म, दुरुस्त। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, सियासतदान का कप ऑफ टी जमहूरियत है या नहीं हर दौर में, मगर सियासतदान और सियासी रहनुमा के साथ तो यही हो रहा है, यहाँ तक तो बात दुरुस्त जो हम पिछले 50-60 साल से देख रहे हैं। क्या 77 और 70 वाले हालात पैदा करना चाह रही है? साइफर केस में अगर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स देखें राइट नाउ जो सामने आए, एस्टैब्लिशमेंट की वाज़े पॉलिसी भी हमारे सामने है, आज़ाद मनुष्य जो जजेस हैं वो कबूल करने को वो मामलात इस वक्त तैयार नहीं है जो माजी में जिस तरह होते रहे, और बहुत से केसेस ने अभी जाना है सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई जाने को तैयार है उनके साथ जिस तरह हो रहा है इंतखाबी निशान को लेकर। इंतखाबात से पहले आपको लगता है इदारों के दरमियान आईनी तसादुम जो है वो दिखाई देगा, वो और वाज़ेह होकर सामने आ खड़ा होगा? पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की पहरेदारी की एक हद है, क्योंकि पाकिस्तान में ताकत 3 हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्से ने अपना काम करना होता है। जो एग्जीक्यूटिव की इंतजामिया के काम है, सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख सकती है, जब उसके पास केस आए तो वो फैसला कर सकती है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई कागजात नामजदगी छीन के भाग रहा हो और उसके पीछे पीछे कोई जस्टिस दौड़ लगा रहा हो, या कोई आर ओ कमरा बंद करके बैठा हो और चीफ जस्टिस कुंडी खड़का रहा हो या ताले खुलवा रहा हो। अब ये काम तो खुद इंतजामिया ने ही करना है। जो इलेक्शंस हैं वो तो मेरे ख्याल में दागज़दा हो गए। 150 पार्टियों के इंटरनल इलेक्शंस बिल्कुल ठीक, एक पार्टी के बिल्कुल गलत, जो पिछले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको लीडर लेस कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, और अगर सुप्रीम कोर्ट एक मुख्तलिफ फैसला नहीं करती तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं होगी। अब यहां पे मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये खुद एक आईनी इदारा है। बिल्कुल। अभी 3 दिन पहले एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फैसला किया इसी बात पर, लेवल प्लेइंग फील्ड पर। बिल्कुल। और जो लोग दरखास्त लेकर आए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वापस इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमारे पास कुछ मामलात आए हैं, कुछ शिकायतें आई हैं, इनको भी भेज दें, हम इनकी शिकायतें दूर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी कुछ आईनी जिम्मेदारियां भी याद दिलाई। अगर आप पाकिस्तान के आइन को देखें पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 218(3) ये कहता है कि इलेक्शन को ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। उसकी जिम्मेदारी है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। अब अगली बात, उनके इख्तियारात देखिए।
आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इंतजामिया, चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है, चाहे कोई भी इदारा है, उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मामनत करे। फिर जो इलेक्शन एक्ट बना दिया उसमें सजा देने का अख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगर कोई ताउन नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन के साथ फेयर इलेक्शन कराने में, तो इलेक्शन कमीशन उसको सजा तक दे सकता है। अब ये तो हैं उनके पास अख्तियारात। और उसके बाद हैं मामलात कि पहले इलेक्शन को मुलतवी कराने में वो एक पार्टी बन गए एक प्रोजेक्ट की, कि पूरे 1 साल से सूबाई हुकूमतें जो 60 दिन, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन एक अबूरी इंतजाम होना चाहिए। लोगों का जो हक के हुक्मरानी है, जो आईन कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी। 1 साल से आपकी सूबाई हुकूमतें मुंतखब हुकूमतों के पास नहीं है। 6 माह जो है वो आपकी कौमी हुकूमत, पूरी 6 माह, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग नहीं थी। आइन को तोड़कर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन को ट्रांसग्रेस करके इलेक्शन को लेट करवाया। और अब ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का मामला है कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरीके का ये गदर मचा हुआ है, जो सीन्स क्रिएट हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ये क्लिप्स फैले हुए हैं, लोगों का जब एतबार नहीं होगा इलेक्शन पर तो उसके बाद हुकूमत पे क्या एतबार होगा। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर किसी को डर होना चाहिए इस बात का, अगर कोई कांप रहा होना चाहिए, तो वो पार्टी होनी चाहिए जिसको उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद वो हुकूमत में आएगी। अगर वो हुकूमत में आएगी तो लोगों को क्या मुंह दिखाएगी, उसकी साख क्या होगी, उसका एतबार क्या होगा, वो दुनिया को क्या जाके बताएगी कि मैं एक मुंतखब हुकूमत हूं। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, एक अफसोसनाक एपिसोड हमारी हिस्ट्री की, इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ा होते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो इस वक्त हुआ है ये पाकिस्तान में बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ। ठीक है, मौजूदा दौर में एक बहुत हद तक अनप्रेसिडेंटेड है। अब सर साहब ऊपर जैगम साहब बात कंक्लूड कर रहे थे कि अगर इस तरह की फील्ड बनेगी तो आने वाली हुकूमत को मुश्किल दरपेश रहेगी जहां पर अवाम एतबार नहीं करेंगे। सवाल आपसे ये कि पीटीआई आला अदालत की तरफ जा रही है अपने इंतखाबी निशान और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और जो भी हमें ऊपर रिमार्क्स की बात कर रही थी, साकिब निसार तर्ज पर अब आला अदालत चलने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि तमाम सियासी फरीकों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर होगी 8 फरवरी के लिए? जो आपने आला अदलिया की बात की है, मेरे ख्याल में आला अदलिया जो कर रही है वो मुनासिब है, और इसमें कोई वो साकिब निसार के रास्ते पे अगर नहीं चल रही तो ये बड़ी अच्छी बात है। साकिब निसार ने तो अदलिया का नाम इतना ज़्यादा डुबोया कि शायद जस्टिस मुनीर ने भी नहीं डुबोया था। तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी रवायत है। मैं इस बात की बहरहाल कदर करता हूँ कि अगर अदलिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस मुल्क में हो जिसमें सब लोग जाएं और उनको इंसाफ मिले, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, देखें मैंने ये बात पहले भी कई बार कर चुका हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होगी, और हर किसी न किसी को शिकायत होगी या बहुत सारों को शिकायत होगी। ख़ास तौर पर जो हार जाएंगे उनको शिकायत होगी, और जो जीतेंगे शायद उनको भी शिकायत हो। आप 2018 के इलेक्शंस का नतीजा देख लें, उसमें पीटीआई को भी शिकायत थी। उससे पहले 2013 का इंतखाबात है, उसमें मुस्लिम लीग नून को भी शिकायत थी, पीटीआई को भी शिकायत थी। तो ये शिकायत जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में ये कहना कि नहीं मिल रही, ये शिकायत तो चलती रहेंगी। देखना ये है कि क्या हमारी डायरेक्शन दुरुस्त समत में है कि नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा है कि अब सच और झूठ का पता नहीं चलता। मसलन एक जो पिछले कुछ दिनों से एक बात चल रही है कि कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, लेकिन अब जब डेटा आया है तो पता चला है कि पीटीआई ने सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, और सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी भी पीटीआई के लोगों के हुए हैं। तो ये जो इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया है पिछले कई सालों में, और इसमें मीडिया हिस्सेदार है उसका, तो इसकी अगर बेहतरी हो, जैसे हम जुडिशरी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साकिब निसार के रास्ते पे ना चले, इसी तरह मेरी मीडिया से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा करने वालों के रास्ते पे ना चले, और वही काम करे जो जर्नलिज्म का काम है, यानी कि सच सामने लाएं, फेक न्यूज़ ना दें। तो शायद
हम आगे की तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है। जहां पे पैमरा मौजूद है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने के लिए, वहीं सोशल मीडिया के ऊपर भी अब कुछ ना कुछ हुकूमत को इकदाम और उन चीज़ों को भी देखने की जरूरत है कि आखिर फेक न्यूज़ और वाकई एक बड़ा मामला पाकिस्तान में है डिसइंफॉर्मेशन का। शहजाद साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, हम बात कर रहे हैं कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी कोशिश इलेक्शन कमीशन आला अदालत की तरफ से कि हम 8 फरवरी तक स्मूथली पहुंचे। बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं है, माजी में भी होता रहा, लेकिन चंद दिन पहले इस तरह के मामलात और फिर उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे देना, कोई माजी से मुमासलत है? हम लर्न करके आगे बढ़ने को बेहतर तौर तैयार हैं, या ये हम एक उस दायरे के सफर में ही घूमते रहेंगे, कभी एक जमात, कभी दूसरी और कभी तीसरी, और फिर मलबा भी इन्हीं जमातों पर रहेगा? देखिए, बहुत से लोग 1977 के इंतखाबात के साथ मुमासलत क्रिएट कर रहे हैं आजकल के माहौल और इंतखाबात की, आने वाले इंतखाबात की। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1977 वाले जो कुछ 2-4 इवेंट्स थे या 1-2 इवेंट्स थे जिसका जिक्र हसन निसार साहब ने भी किया, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल से भी इस लेवल के या इस नौइयत के नहीं थे जो इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन आपके सवाल के अंदर जो एक मुख्तलिफ किस्म का जो तनाव है उस सवाल के अंदर, मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ज़ैगम साहब ने कहा कि 3 जगह पे हमारी ताकत, जो रियासती ताकत या जो हुकूमती ताकत का जो महवर है, वो 3 जगह पे बिखरी हुई है। अबूरी निज़ाम में ये जो ताकत है ये 2 जगह पे डिवाइड हो जाती है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास और एक इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि जो अबूरी हुकूमत है उसकी अपनी कोई ताकत बजाय एक नॉर्मल रूटीन किस्म की सपोर्ट देने की और कुछ नहीं होती। तो इसलिए 2 जगह पे है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, वो कलीदी हैसियत हासिल कर लेता है। जब सुप्रीम कोर्ट को आप ये कहते हैं कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर एक मुहाफिज बन के बैठा हुआ है या उसका एक पहरा है, तो उसका ये काम है कि जो पाकिस्तान के अवाम है उनका जो बुनियादी हक है अपनी हुकूमत को इलेक्ट करने का और ये अपना बावर कराने का कि वो किसको चाहते हैं कि वो हुकूमत बनाए और किस तर्ज की हुकूमत और कौन सी पार्टी हुकूमत बनाए, तो वो उनसे छीना जा रहा है या छीना उसके ऊपर उनका बैठना, पहरा देना, मुहाफिज बनना बहुत लाजमी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ इस हिसाब से नहीं, तमाम बुनियादी हकूक के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक चाहता है, क्योंकि ये पहरा दे रहे हैं, कोई ना कोई ये चाहता है कि इलेक्शन ना हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन हमारा क्या ये चाहता है कि इलेक्शन ना हो? क्या हमारा इलेक्शन कमीशन है जिसने एक इतनी बड़ी पार्टी जो थी इस मुल्क की सियासत के निज़ाम का हिस्सा, मैं समझता हूं कि अगर 3 बड़ी पार्टियां हैं, मैं अगर उनको बराबर भी बोलूं तो उसमें से 1/3 पार्टी जो है उसको उन्होंने बिल्कुल कलअदम करार दिया, उसको अलहदा कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले हमारे जो वोटिंग हुई 2018 के इलेक्शंस के अंदर 2.25 करोड़ मजमूई तौर पर, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इस पार्टी को, शायद 1.25 करोड़ इनका था, बाकी मिल मिला के जब बाकी लोग आए तो 2.25 करोड़ के ये इनके पास मैंडेट था लोगों का। और अब आपने वो 2.25 करोड़ को, लोग अवाम को, उस पार्टी को नहीं अवाम को इस हक से महरूम कर दिया कि वो ये फैसला कर पाए कि हमें ये पार्टी दोबारा चाहिए कि नहीं चाहिए, या ये पार्टी फेल हो गई थी अपने काम में या इसने काम ठीक किया था। आपने 2.25 करोड़ लोगों को उनके हक से महरूम कर दिया। अब मुझे बताइए, किसी सियासत के निजाम में, किसी जमहूरियत के निजाम में ये किस तरह मुमकिन है कि आप इस किस्म का काम करें? आप कह रही हैं निशान ज़दा करने जा रहे हैं, ये निशान ज़दा हो चुका है। अंग्रेजी का लफ्ज है ब्लॉटेड, ये ब्लॉटेड होने जा रहे हैं। अब कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा किसी ना किसी को ये ब्लॉटेड इंतखाब कबूल है। ये उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है, उससे भी ज्यादा। हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं ना यहाँ बैठ के, और बिल्कुल सही बात करते हैं जब भी बात होती है सिविलियन सुप्रीमेसी की। ये एक बुनियादी फलसफा है हमारे निज़ाम हुकूमत का, जिस तरीके से जमहूरी हुकूमतें लेके चलती हैं अपने मामलात को। लेकिन ये क्या सियासत है? मैं आज ये बात नहीं कर रहा, जमहूरियत की बात नहीं कर रहा, जमहूरियत तो है ही नहीं, यह बड़ी लूली लंगड़ी एक कंडीशनल जमहूरियत है। मैं सियासत की बात कर रहा हूं जो कि जमहूरियत की तरफ का एक सफर हमें लेके जाएगी इस पूरी कौम को। तो सियासत से जमहूरियत तक का सफर है, और उस सियासत का जिसका के 1/3 हिस्सा काट दिया गया हो, वो क्या सियासत रहेगी? हम पहले बात करते थे कि अवाम के ये ताकत का महवर अवाम है, सरचश्मा अवाम है, उस अवाम को मार के रख दिया आपने। जो सियासत आपकी जो आपकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसका 1/3 हिस्सा काट के रख दिया। आपकी क्या सियासत रहेगी? आपकी सियासत ये 10 साल में, 5 साल में जाके पता लगेगा कि सियासी तौर पर आपको कितना बड़ा धचका लगने जा रहा है अगर ये सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट आज खड़ा है वहां पे और ये चाह रहा है कि लोगों को 2.25 करोड़ लोगों को, कम से कम 2.25 करोड़, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अगर 12 करोड़ है तो 6 करोड़ तो वोट डालेंगे ना, 50% तो टर्नआउट होगा ना। इसलिए वह 1/3 लोग उनका हक उनसे छीना जा रहा है। ये मुनासिब बात नहीं है। ये बुनियादी जमहूरियत
और बुनियादी सियासत की वजह से ये जरूरी है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट जरूर करे और मेक श्योर करे कि सबको भाई जो आपके मुजरिम है उनके साथ वो काम कीजिए जो अदालतों का काम है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल उसमें मेरा आपका या किसी और का वहां बैठ के टीवी के ऊपर किसी जगह ये काम कहने का नहीं है कि इनको सजाएं दो, इसको मौत की सजा दो, इसको फलाना दो। मेरा काम है, अदालतों का काम, अदालतों का काम करने दो, लेकिन उनका हक 1.25 करोड़ लोगों का आप नहीं छीन सकते। प्रोग्राम में ज्यादा पैनलिस्ट की हमारे राय यही रही कि इंतखाबात की शफाफियत को निशानजदा कर दिया गया है। अभी भी देख लेने की जरूरत है कि हम मजमूई तौर पर मुल्क के वसाइल, वक्त और तवानाई 8 फरवरी पर सर्व कर रहे हैं और ये मुल्कों को बहुत आगे ले जाने के मामलात होते हैं। अभी भी कहीं कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं कि इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश हो तो रुक जाया जाए कुछ अरसे के लिए, कि आने वाली हुकूमत इन दिनों का वो बोझ उठा सके, ये ना हो कि उनके लिए भी तंगी बढ़ जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या हमारे मसाइल की बड़ी वजह हमारी अशराफिया ही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में मखसूस नशस्तों के लिए अपनी तरजीही फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। इन सियासी जमातों ने ज्यादातर ऐसी खवातीन का इंतखाब किया है जिनका ताल्लुक सियासी खानदानों से है। नून लीग की तरफ से पंजाब में कौमी असम्बली की 20 मखसूस नशस्तों के लिए जो नाम दिए गए हैं उनमें ताहिरा औरंगजेब और मरियम औरंगजेब माँ बेटी हैं। शाइस्ता परवेज मलिक खुद भी MNA रह चुकी हैं। मुसरत आसिफ ख्वाजा आसिफ की अहलिया और शिजा फातिमा उनकी भांजी हैं। वजीह कमर PTI छोड़कर नून लीग में शामिल हुई हैं। पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तों के लिए तलाल चौधरी की बेगम मारिया तलाल, बेगम इशरत अशरफ और तहमीना दौलताना भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक भी सियासी घराने से है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों में शाजिया मरी को पहली तरजीह करार दिया है। सिंध से मखसूस नशस्तों के लिए नफीसा शाह और दूसरा शगुफ्ता जमानी जबकि तीसरा नंबर है। पीपल्स पार्टी सैयदा शैला रजा और मेहताब अकबर राशिदी को भी MNA बनाने की ख्वाहिशमंद है। तरजीही लिस्ट के एतबार से अगर पीपल्स पार्टी को सिंध से बड़ी कामयाबी मिलती है तो नाज बलोच और शर्मिला फारूकी भी कौमी असम्बली की रुकन बन सकेंगी। इस तरह सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी की बहन असरा पलेजो को तरजीही फहरिस्त में रखा गया है। सियासी जमातों के पास मखसूस नशस्तों की सूरत में एक ऐसा मौका होता है कि वो अपनी पार्टी में ऐसी पढ़ी लिखी, बाशऊर, ईमानदार और बासलाहियत खवातीन को असम्बली में नुमाइंदगी दिला पाएं जो खवातीन आम इंतखाबात लड़ने के इंतहाई महंगे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनका ताल्लुक भी मिडिल या फिर लोअर मिडिल क्लास से होता है। मगर हमारे यहाँ मखसूस नशस्तों को भी अपनी बेगमात, बहनों, बेटियों, भतीजियों और भांजियों को ही असम्बली में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल है, खवातीन की मखसूस नशस्तों पर भी अशराफ का ही गलबा, बेगमात, बहनों, बेटियों, भतीजियों, भांजियों को नवाजने का प्लेटफॉर्म, क्या मखसूस नशस्तों पर रुकने असम्बली बनने वाली खवातीन पाकिस्तान की अक्सरियत खवातीन के मसाइल का हल करवा सकती हैं? हसन निसार साहब, जिधर से मामला पकड़ें, जहां से उठाएं, लगता है इतनी ज्यादा क्लास डिवाइड और पोलराइज सोसाइटी है कि कुछ लोगों का मामला आम लोगों के साथ है ही नहीं। सियासत में खवातीन को लाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया गया कि खवातीन आए, वो भी महदूद होकर रह गया है। आपके ख्याल में आम लोगों का ताल्लुक बच गया है पार्लियामान में जाने वाले लोगों से? ये आपका जो सवाल है ये तगड़ा सवाल है, लेकिन ये बड़ा लूला लंगड़ा सवाल है। अच्छा। रिश्तेदार जितना आप जानते हैं उनसे ज्यादा हैं इनके, खास तौर पे नून लीग के लोगों को नहीं पता। चाहे तो मैं नाम भी ले देता हूँ। अच्छा जी। लंगड़ा सवाल इसलिए है आपका कि बाकी सारे इनके डोरमैट्स हैं, चमचे कड़चे, खुशामदी। एक खुशामदी के मज़ामीन छप रहे हैं आजकल एक अखबार में, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। खैर, ये 100% ये एक बात हो गई। अब मेरा बिल्कुल इस तरह है जैसे मैं जख्मी हूं और कोई नमक छिड़के। 32-33 साल 14 मजमूए मेरे कॉलमों के, जो पता नहीं 50-50 बार भी छप चुके हैं। ये लिखते हुए उंगलियां घिस गईं कि यहां जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत की फोहश पैरोडी है। इसकी सैकड़ों मिसालें दी। ये चुड़ैल है, खून पीने वाली चुड़ैल, जो खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धार के आती है, बंदा उसके गले लगता है और वो उसकी शारग में दांत मरती। अच्छा, और ये जब तक चलती रहेगी मुल्क नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, ये रिवर्स में जाएगा।
पूरे 75 साल गवाह हैं। और याद रखना मुदाखलतें भी इसलिए हुई कि ये घटिया मटीरियल था जिसे आपने अशराफिया कहा। ये अशराफिया भी 2 नंबर है। अशराफिया हर मुल्क में लाखों करोड़ों साल पहले भी अशराफिया होती थी, इनकी शक्लें बदली हैं। अशराफिया बुरी चीज नहीं है, ये अशराफिया है ही नहीं, ये अजलाफिया है, खास तौर पे पाकिस्तान की अशराफिया और खुदा की पनाह। लेकिन प्रॉब्लम देखो, अब बदनसीब लोग हैं, मुझे नहीं पता, मेरा तो ईमान ही उठ गया है कि इस कौम को ना खालिस आमरीत मिलती है ना खालिस जमहूरियत। और केमिकल वाला दूध पीने से बेहतर है सादा पानी पी लो, लेकिन वो भी खालिस नहीं मिलता हमें। ना जमहूरियत खालिस ना अमरीत खालिस। जो जमहूरिया है उसकी मेंटालिटी क्या है? बेगम भुट्टो अल्लाह बख्शे, मैं एहतराम करता हूं उनका, भुट्टो द बॉर्न टू रूल। भुट्टो का जुमला सुनो, आई एम द ओनली सेक्रेट काउ इन दिस कंट्री। ये नवाज शरीफ की साहबजादी, हुक्मरान खानदान हो, तुम हो कौन? दिस इज द माइंडसेट। सो जिस मुल्क में ना खालिस दवा है, ना खालिस गजा है, ना खालिस निजाम है, ना खालिस हुक्काम है। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मामूली डीआईजी, उसने पूरा हॉस्पिटल, वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ लाहौर, हमारे घर के करीब है, उलट पुलट के रख दिया। कौन है वो? डीआईजी। अब्बा बीमार था। सो बीबी नहीं होना सही है। मैं छोड़ूंगा तो इस यकीन के साथ छोड़ रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ रहा हूं। टेक्स लिटिल टाइम कि नो, कुछ नहीं होना। और एक बात आखिरी सुन लें जी, वो कैसर बंगाली की तकरीर है यार, वो सारे, मैं अपने सारे भाइयों दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं वो जरूर पढ़ लो। सही है। पाकिस्तान की उसने कहा इकोनॉमिक विंडो बंद हो चुकी है, 7 शबरजैदी भी बैठे थे। इख्तलाफ करना करोड़ बार करो, लेकिन सुन लो, फैक्ट शीट है वो। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। मुझे इसलिए शायद अच्छी लगी कि मैं तो इसका बिलीवर हूं और कब से कह रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। अब सार साहब, ये जब मैं ये कह रही हूँ कि अशराफिया की खवातीन या पॉलिटिकल फैमिली से तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके पास पैसा भी है, असर और रसूख भी है, और वो आम इंतखाबात में एक जनरल सीट के ऊपर भी आ सकते हैं। मलाने का मकसद है कि आप चलें 2 साल नहीं सीखा, 2 इलेक्शन 4 इलेक्शन, आप आम लोगों को शामिल करें, आप ग्रास रूट लेवल तक सियासी जमातें पहुँचें। क्या ये खवातीन आम खवातीन के मसाइल, मिडिल क्लास के मसाइल, लोअर मिडिल क्लास के मसाइल समझ पाएंगी, जो कि ऐसी जगह, ऐसे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं जो आम लोगों के मसाइल के करीब से भी नहीं गुजरे? शायद देखिए, एजुकेटेड हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, और जितनी आपने खसूसियात गिनवाई हैं शुरू में कि ऐसे होने चाहिए, इनमें से कौन है जो ऐसी नहीं है? इन सब के दिलों में बहुत दर्द है अवाम का, उनके मसाइल का, ख़वातीन का ख़ास तौर पे। और 2002 में पहली दफ़ा ये मुतारफ़ हुई हैं मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन, और अभी 2024 होने वाला, 22 साल में देख ले पाकिस्तान की ख़वातीन की हालत बदल के नहीं रख दी इन्होंने। और खैर ये तो तंज़िया बात थी, लेकिन जो आपने सवाल किया है, हसन निसार साहब ने जो कुछ कहा है, इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है, और बायस शर्म है कि हमारी जमहूरियत को जो चलाने वाले हैं वो इतना भी लोगों का ख्याल नहीं करते कि वो जो बातें कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं, उनको तो कुछ दिखाने के लिए कुछ थोड़ा सा नमक के आटे में नमक के बराबर ही कुछ ऐसा काम कर दें जिससे लोग जो है वो जमहूरियत की तारीफ़ भी कर सकें। तो इस बात पे तो मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की है जमहूरियत और आमरीत के, देखें मैंने देखा है यहाँ अपनी ज़िंदगी में कम से कम 4 तो मैंने देखे हैं कि घोड़े की नंगी पुश्त पर सवार आमिर भी आए, और फिर 10-10, 11-11 साल उन्होंने घोड़े की पुश्त पर बैठकर चाबुक के ज़रिए हुकूमतें की, और फिर उसी घोड़े के सुमों के नीचे कुचल कर मारे गए। तो आमरीत अगर खालिस नहीं थी, जमहूरियत भी खालिस नहीं है, तो फिर भी मेरा वोट जमहूरियत के लिए ही होगा, आमरीत के लिए नहीं होगा। क्योंकि जब खालिस चीज़ को मिलनी नहीं है तो वो क्यों ना मैं उसकी कोशिश करूं, क्योंकि हम तो 25 करोड़ तो यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते ना जी, 25 करोड़ ने तो यहीं रहना है, और उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगियों को आगे घसीटना ही है। ठीक है, तो वो कैसे घसीटें? वो यही निज़ाम है जो देखते हैं कि दुनिया में जिसने तरक्की दी है दूसरे ममालिक को, तो या तो इससे बेहतर कोई हम निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा दें जो हम नहीं करवा सकते।
हम तो ये चाहते हैं कि जो मिलावट है वो कम हो जाए, वो मिलावट कम हो। तो इसलिए, लेकिन बहरहाल ये बात मैं फिर दोहराऊंगा कि ये बाइसे शर्म बात है जो लिस्टें पिछले इलेक्शंस में भी आई और अभी भी आ रही हैं, और तमाम सियासी जमातें इसमें बराबर की जिम्मेदार हैं, कोई किसी से पीछे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और शहजाद साहब आखिर क्या राय रखी जो सियासी ड्रामा सियासी जमातें अपनी आवाम के साथ खेलती हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। 50% आबादी है खवातीन की, और असेंबली में जो चंद जाती हैं वो भी खाना पूरी करने के लिए खुद ही सियासतदान अपने घर में हिस्सा ले जाते हैं। जी कोई शक नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए वो मुनीर न्याजी का शेर के कुछ शहर दे लोग भी जालिम सान, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। अब यहाँ पे सानू जो है ये सियासतदान है भाई। जालिम तो शहर के लोग थे और हैं और रहे हैं, और तुम अपना कुछ बंदोबस्त कर लो, तुम ही कुछ अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। तो मरने का शौक इनको है। जब इस किस्म की लिस्टें निकालेंगे तो लोग और क्या बोलेंगे? मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कोई दानिश्वर, कोई लिखारी, कोई खातून ऐसी जो कि राइटर हो, कोई ऐसी जो खिलाड़ी हो, जो खातून खाना हो। इनकी जमातों में है ही नहीं ऐसा कोई मेरा ख्याल से। अच्छा वही तो मैं कह रहा हूँ, और इनकी प्रेफर्ड लिस्टें भी। अच्छा सेनेट का निजाम है जिसके अंदर के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपकी इतनी सीटें हो, इतना आपने इतने उसके अंदर थिंकर डालने, इतने साइंटिस्ट डालने। ये हर अपने बंदे को साइंटिस्ट और थिंकर भी बना लेते हैं, और उनको वो सारी खालें जगह होती हैं पुर कर लेते हैं उन लोगों के साथ। इस सेनेट का सत्यानाश मार दिया इन्होंने। अब ये नेशनल असेंबली का हाल आपके सामने है। अब मुझे बताइए, अब मैं कुछ ज्यादा इसके अंदर बोलता नहीं हूं क्योंकि ये इलीट्स हैं, ये वो लोग हैं। मुझे बताइए जो इस किस्म के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अब सारे पहने, अल्लाह करे सारा पाकिस्तान पहने, लेकिन फिलहाल जो 99.9% नहीं पहनते, उनके साथ इनका क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन हम सब जानते हैं क्या ताल्लुक है। मुझे बताइए ये जो हमारे घरों के अंदर आके खवातीन या मेरे गांव के अंदर जो औरतें हैं, इनके साथ इनका क्या ताल्लुक है? इनको क्या पता उनके मसाइल क्या हैं, करना क्या है, उसके लिए आवाज क्या उठानी है जाके नेशनल असेंबली में? तो लेकिन चली जाएंगी वहां पे जाके वो अपने, आजकल क्या वो करते हैं आप, नाखूनों शाखनों को ये वो फाइलिंग, तो ये तो वो, और वो आजकल ये टेलीफोन भी है, ब्रांडेड बैग और ब्रांडेड ड्रेस, कैटवॉक, ये टेलीफोन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चलेगा, यही कुछ होता रहेगा। और अगर ये नेशनल असेंबली है, तो मुझे खुशी हुई जो अफसार साहब ने कहा कि काश मैं उनके साथ इसमें 10 कदम आगे हूं। वो समझते नहीं है इस बात को। काश कि इस जमहूरियत, इस सियासी निजाम के अंदर कोई माइकल आल ऐसा हो जो एक ऐसा काम करे जिसके लिए मेरे और अफसार जैसे लोग भी बढ़ के आगे उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन एक भी बंदा ऐसा नजर नहीं आता, इसलिए हम सब इतने नाउमीद हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। ज़ैगम साहब, ये सियासी जमातें जिस तरह खाली जगह पुर करती हैं, यानी अपने घर पुर करती हैं, तो फिर दुरुस्त हो रहा है इनके साथ, और जो कुछ होता है ये सही पुर हो रही होती है वहां पर। चौधरी साहब पूछ रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। देखें, लोग कहेंगे बेवियां, बेटियां, फूफियां, ताइयां, सब की सब असेंबली आईयां। ये असेंबली की, कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबलियों की सीटें हैं या अंधों की रेवड़ियां हैं जो घर को बांटी जा रही हैं। देखिए, मसला सिर्फ अशराफिया का नहीं है। अशराफिया से ही काबिल लोग ले लें, मेरिटोक्रेसी ही दिखा दें, वहां पे भी तो बहुत से काबिल प्रोफेशनल मौजूद है ना। लेकिन वहां से भी काबिल लोग नहीं लेने। ये नेपोटिज्म का मामला है जिसके बारे में कायदे आजम ने खबरदार किया था, जो कौमों को भी तबाह करता है, जमहूरियतों को भी तबाह करता है, पार्टियों को भी तबाह करता है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का नंबर 1 प्रॉब्लम जिससे ये पार्टियां बर्बाद हो रही हैं, वो इन पार्टियों की नेपोटिज्म है, जिसकी वजह से इनके अंदर मेरिटोक्रेसी नहीं रही। देखिए, चीन में भी जमहूरियत नहीं है, लेकिन चीन की पार्टी में जमहूरियत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है अपने अंदर, और वो एक मेरिटोक्रेटिक पार्टी है जहां काबिलियत की कदर होती है। जहां पार्टियां ही जमहूरी नहीं होंगी तो मुल्क में क्या जमहूरियत होगी? और ये हिर्स में ब्लाइंड हो गए हैं। जमहूरियत इनको नजर नहीं आती, इनको मेरिटोक्रेसी नजर नहीं आती, और इन्होंने ऐसा समझा है कि असेंबली जो है, जो पार्लियामेंट जो है, ये शायद कोई वलीमा पार्टी है। बिल्कुल दुरुस्त। बेगम साहिबा कहती है कि मैंने भी जाना है,
बेटी कहती है मुझे भी ले चले, हिस्से बांट फिर उठी हुई है कि मुझे क्यों छोड़ दिया। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए जो पार्लियामेंट है उसके 3 बुनियादी फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी, दूसरा होता है लेजिस्लेशन, कानून साजी, तीसरा होता है पूरी हुकूमत की निगरानी, ओवरसाइट। अब ये खवातीन जो आती हैं, ठीक है ये बराह रास्त हल्कों की नुमाइंदा नहीं है, लेकिन अगर काबिल लोग लाए जाएं तो बाकी जो 2 काम है वो बहुत जबरदस्त कर सकती है। बिल्कुल ठीक। लेजिस्लेशन, क्योंकि उन्होंने हल्कों में नहीं जाना, उनके पास पूरा वक्त है। बिल्कुल ठीक है। कमेटियों में बैठकर वो ओवरसाइट कर सकती हैं डिपार्टमेंट्स की, मुल्क की हुक्मरानी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इन काबिल लोगों को चुना जाए, जो काबिलियत की कमी है उसको पूरा करें। मगर ये ना कभी ऐसा चुनेंगे। और माजरत के साथ सर मैं बात यहाँ कंक्लूड करूंगी कि बात सिर्फ नेपोटिज्म मुतालिक कायदे आजम ने हमें खबरदार कर दिया था। हम दिन जरूर मनाते हैं, काश के अक़वाल पर अमल करके भी देख लें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।